नमस्कार, एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चैप्टर 1 में हमने देखा कि लोग किस तरह शिकार कर रहे थे और अपने खाने को इकट्ठा करके रखते थे। अब वहां से आगे की हिस्ट्री देखेंगे कि लोग किस तरह खाने को उगाना शुरू कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तुषार्स ट्रेन जर्नी। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार अपने कजिन की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. वह सिकुड़कर ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठा है और उसकी नाक खिड़की की ग्लास से चिपकी हुई है। As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" वो खिड़की के बाहर देख रहा था कि कैसे घर और पेड़ उड़ते चले जा रहे थे, बड़ी तेजी से पीछे जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पे थपकी दी और कहा कि क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन सबसे पहले 150 साल पहले इस्तेमाल हुए थे और बसें उसके 10 साल बाद इस्तेमाल होनी शुरू हुई थी। तुषार wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो तुषार को जब ये पता चला कि ये जो ट्रेन है 150 साल पहले से ही इस्तेमाल हो रही है, तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जब लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे तो वे जहां पैदा होते थे सारा जीवन वहीं बिता देते थे? तो ऐसा नहीं है, नॉट क्वाइट। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव? सबसे पहले लोग और वे क्यों ट्रैवल करते थे, वो क्यों मूव करते थे? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. हम वैसे लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सबकॉन्टिनेंट में, हमारे देश में 2 मिलियन ईयर्स से रहते आ रहे हैं। Today we describe them as hunter gatherers. आज हम वैसे लोगों को hunter gatherers कहते हैं। The name comes from the way in which they got their food. ये नाम उन्हें इस तरीके के लिए दिया गया है जिससे वे खाने को इकट्ठा करते थे, जमा करते थे। Generally they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. वे आमतौर पे जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, पक्षियों को भी पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, फलों को इकट्ठा करते थे, जड़ों को, अखरोट जमा करते थे, बीज जमा करते थे, पत्ते, टहनियां और अंडे गैदर करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जाते थे। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। इसके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स। इसका सबसे पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पे रुकते तो उस जगह पे जितने प्लांट और एनिमल अवेलेबल थे, उपलब्ध थे, वे उन्हें खा जाते और वे खत्म हो जाते, इसलिए उन्हें मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पे। देयरफॉर दे हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अब जिस जगह वे रह रहे हैं वहां सारा प्लांट और एनिमल खत्म हो गया तो उन्हें दूसरी जगह जाना होगा। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और दूसरा कारण यह है कि जिन जानवरों का वे हंटर गैदरर्स शिकार करते थे वे जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो जानवर एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव कर रहे थे? क्योंकि जानवरों को भी शिकार करना था और वे जानवर जो शाकाहारी थे, जैसे डियर जो घास खाता है, एक इलाके में अगर घास खत्म हो गया तो डियर दूसरे इलाके में जाएगा ताकि उसे घास और पत्ते मिल सकें। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। और यही कारण है कि जिन लोगों को उन जानवरों का शिकार करना था जो मूव कर रहे थे, तो उनके पीछे पीछे लोगों को भी मूव करना पड़ेगा ताकि वो जानवर को फॉलो कर सकें और उसका शिकार कर सकें। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, so people may have to move from season to season in search of different kinds of plants. तीसरा कारण यह है कि अलग अलग पेड़ों पर फल अलग अलग सीजन्स में आते हैं, तो अगर लोग फल खाने के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उन्हें मूव करना पड़ेगा ताकि वे फल वाले पेड़ तलाश कर सकें और उन्हें कलेक्ट कर सकें। फोर्थ, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. चौथा कारण यह है कि लोगों को और जानवरों को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और पानी नदी में, तालाब में और झरनों में पाया जाता है।
कुछ नदियां ऐसी थी जो पेरिनियल थी, जिसमें सालों भर पानी होता है, और कुछ नदियां ऐसी थी जो सीजनल थी, एक खास सीजन में ही उनमें पानी आता है, जैसे रेनी सीजन में। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, विंटर एंड समर। तो जो लोग सीजनल रिवर के किनारे पे बसे हुए थे, बैंक पे बसे हुए थे, उन्हें दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था सूखे वाले सीजन्स में, जो कि विंटर और समर होते हैं, जिसमें सीजनल रिवर्स में पानी खत्म हो जाता है, तो उन्हें पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। तो ये 3-4 कारण थे जिससे पुराने जमाने में लोग ट्रैवल करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता है? आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट्स को, पुरातत्वविद को, वैसे लोग जो पुरानी चीजों पे स्टडी करते हैं, उन्हें ऐसी चीजें मिली हैं जो हंटर गैदरर्स इस्तेमाल किया करते थे या उन्होंने बनाए थे। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। तो ये बहुत संभव है कि उन लोगों ने औजार बनाए होंगे, टूल्स बनाए होंगे जो कि या तो स्टोन से बने थे, या फिर लकड़ी से बने थे, या फिर हड्डी से बने थे। तो इन तीनों मटेरियल में से जो सबसे अच्छा बचा है, जो सबसे अच्छा सरवाइव कर सका है, वो स्टोन का टूल है। तो ये स्टोन के टूल्स आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिलते हैं। तो इससे हमें पता है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides, एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। तो ये स्टोन टूल्स किन कामों में आते थे? तो ये मीट को काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ से छाल निकालने के लिए, पेड़ का कवर उतारने के लिए, जानवरों की चमड़ी निकालने के लिए, फल को काटने के लिए, जड़ों को काटने के लिए इन टूल्स का वे इस्तेमाल करते थे। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। कुछ टूल्स ऐसे थे जिनमें हैंडल्स लगे हुए थे, और ये हैंडल या तो हड्डी के थे या लकड़ी के थे। स्पीयर्स भाले को कहते हैं, और एरोज मतलब तीर। तो तीर और भाले जब उन्हें बनाने होते थे तो वे इन टूल्स में हैंडल लगाते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड। कुछ ऐसे भी टूल्स थे जो लकड़ी काटने के काम में आते थे, और ये लकड़ी आग जलाने के काम में आती थी, फायर वुड के काम में आती थी। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। इन लकड़ियों का इस्तेमाल झोंपड़ी बनाने के लिए और औजारों को बनाने के लिए होता था। और यहाँ इमेज में ऐसे ही कुछ टूल्स दिखाए गए हैं, और इनके बारे में लिखा गया है कि स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट, ये जो लेफ्ट में है, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, जमीन को खोदने के लिए ताकि ऐसे रूट्स इकट्ठे किए जा सकें जो खाए जा सकते हों। और राइट में फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। और राइट साइड में ये एक ऐसा टूल है जो कपड़ों को सिलने के लिए इस्तेमाल होता था, और ये कपड़े जानवर की चमड़ी से बने होते थे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, एक ऐसी जगह चुनना जहां रहा जा सके। लुक एट मैप 2 बिलो। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स। तो नीचे ये मैप 2 है, यहाँ जितने भी रेड ट्रायंगल्स है, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो इन जगह से आर्कियोलॉजिस्ट्स को हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले हैं, सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। हंटर गैदरर्स केवल इन्हीं रेड ट्रायंगल्स पे नहीं रहते थे, और भी बहुत सारी जगहों पे रहते थे, लेकिन यहाँ केवल इतने ही दिखाए गए हैं। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। तो ये हंटर गैदरर्स जहाँ रहते थे वो जगह पानी के नजदीक होता था, पानी के सोर्स के नजदीक होता था, या तो झील हो या नदी हो। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजिली अवेलेबल। अब पत्थर के औजार बनाने जरूरी थे, इसलिए पत्थर उन्हें चाहिए था, तो वे ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के पत्थर उपलब्ध हों। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। ये एक बहुत पुरानी जगह मिली है जहाँ पे गुफा है और पत्थर की बनी रहने की जगह है। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। तो पत्थर की गुफा और शेल्टर वे इसलिए चुनते थे, वे उन्हें बरसात से, गर्मी से, हवा से, इन चीजों से बचाती थी। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली। और ये जो रॉक शेल्टर्स हैं वो नर्मदा नदी के किनारे हैं। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चोज टू लिव हेयर? क्या आप सोच सकते हैं कि लोग यहाँ क्यों रहते थे? इसके 2 कारण हैं। पहला, उन्हें अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल जाते होंगे क्योंकि ये रॉक से बने हैं।
और दूसरा पानी नजदीक था, इसलिए लोगों ने यहाँ रहना चुना होगा। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, तो रॉक पे हमें कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं, कुछ चित्र बनाए मिलते हैं, और ये क्या कहते हैं, अ पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर पे, एक रॉक शेल्टर पे कुछ इस तरह की एक पेंटिंग है। डिस्क्राइब द पेंटिंग, ये पेंटिंग हमें क्या बताती है। तो यहाँ एक जानवर लगता है और ये एक आदमी लगता है जो इसे पकड़ रहा है। मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लीव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, ऐसे बहुत सारे पुराने केव्स जिसमें लोग रहते थे उनकी दीवालों पे पेंटिंग्स मिलती हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश, कुछ जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. इन पेंटिंग्स में जंगली जानवरों को दिखाया जाता है और ये पेंटिंग्स बड़ी ही एक्यूरेट और अच्छे तरीके से बनाई हुई होती हैं। Sites are places where remains of things, tools, pots, building etc. were found. तो साइट्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जहाँ पे पुराने औजार, घड़े या फिर टूटी हुई पुरानी बिल्डिंग्स हमें मिलती हैं, उन जगहों को साइट कहते हैं। These were made, used and left behind by people. तो ये टूल्स और ये पॉट्स पुराने लोगों के द्वारा बनाए गए, इस्तेमाल किए और छोड़ दिए गए होते हैं। These may be found on surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water. तो ये चीजें हमें या तो जमीन के ऊपर मिल जाती हैं या फिर जमीन के अंदर मिलती हैं गड़ी हुई, या फिर वाटर में, पानी में मिलती है। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स, और भी साइट्स के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि साइट किसे कहते हैं। ऐसी जगह जहां से हमें पुरानी चीजें मिलती हैं, पुराने टूल्स मिलते हैं, पुराने घड़े, पुरानी बिल्डिंग्स मिलती हैं, उन्हें हम साइट कहेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग के बारे में पता करना। फाइंड द करनौल केव्स ऑन मैप 2 पेज 13। करनौल केव्स कहाँ है भाई? तो यह कुछ करनूल केव्स यहाँ ये लोकेटेड है। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर, यहाँ राख मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विथ यूज ऑफ फायर, ये हमें ये बात बताती है कि लोग आग जलाना जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। आग बहुत सारे कामों में इस्तेमाल हो सकता था, रोशनी के लिए, मीट को पकाने के लिए, या फिर जानवरों को डरा के भगाने के लिए। What do we use fire for today? आज हम आग का इस्तेमाल किन चीजों में करते हैं? Names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. जिस समय को हम स्टडी कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े बड़े नाम दिए हैं। They call the earliest period the Paleolithic. तो सबसे पहले जिस समय की हमने बात की उसे आर्कियोलॉजिस्ट पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पेलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ये पेलियोलिथिक वर्ड 2 ग्रीक के शब्दों से बना है, 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पहला वर्ड है पेलियो जिसका मतलब होता है पुराना, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। ये नाम जो पुराने स्टोन के हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, उसके इम्पोर्टेंस को बताती है। द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये पेलियोलिथिक पीरियड आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेके 12,000 साल पहले तक की बात है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। तो इस पूरे पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक पीरियड। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो इतना बड़ा समय है, ये मानव इतिहास का 99% कवर करता है। मतलब ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, ये सारी चीजें इस पीरियड में आती हैं। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक मिडिल स्टोन। और 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक के पीरियड को हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। मेसोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो इस पीरियड में मिले पत्थर के औजार छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। Microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. तो ये जो छोटे औजार मिलते हैं इनमें अक्सर हैंडल लगा होता है जो कि बोन या फिर लकड़ी का बना होता है।
और ये टूल्स आरी या फिर हंसुए की तरह के होते हैं। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। और ये जो मेसोलिथिक पीरियड है इसमें पुराने टूल्स भी, जो पेलियोलिथिक पीरियड के टूल्स थे, वे भी इस्तेमाल किए जा रहे थे और यूज में थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड। 10,000 साल पहले के बाद का समय नियोलिथिक पीरियड कहलाता है। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? आपको क्या लगता है नियोलिथिक का मतलब क्या होगा? वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड द नेम ऑफ सम प्लेसेस। You will find the names of many more places in later chapters. यहाँ पे कुछ जगहों के नाम मेंशन कर रखे हैं और बाकी नाम हमें आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे। Very often we use present day names of places where people lived in the past because we do not know what they called them. हम अक्सर आज जगहों को जिन नामों से जानते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उस समय उस जगह को लोग क्या बुलाते थे हमें ये बात नहीं पता है। और चेंजिंग इन्वायरमेंट, वातावरण किस तरह बदला, इन्वायरमेंट किस तरह चेंज हुआ उसके बारे में। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशंस। 12,000 साल पहले इन्वायरमेंट में एक मेजर चेंज हुआ और ये चेंज यह था कि वातावरण, इन्वायरमेंट गर्म होने लगा पहले के मुकाबले। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। बहुत सारे जगहों में इसके कारण ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, घास के मैदान डेवलप हुए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। और इन ग्रासलैंड के डेवलपमेंट के कारण ये जो हिरन थे, एंटीलोप, बकरी, भेड़ और भी जो कैटल हैं, इनके नंबर इंक्रीज होने लगे क्योंकि ये जो चीज खाते हैं, घास खाते हैं, ऐसे मैदान बहुत ज्यादा थे तो इनके नंबर में एक बड़ा बदलाव आया, इनके नंबर्स इंक्रीज किए। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, इन जानवरों के पीछे पीछे आए और ऐसा करते करते वे ये जान गए कि ये जानवर क्या खाते हैं और ये कब ब्रीड करते हैं, कब रिप्रोड्यूस करते हैं, ये उन्हें पता चला। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. जब लोग इन जानवरों के हैबिट्स, इन जानवरों के ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जान गए तो शायद इसके बाद लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि इन्हें पालतू बनाया जाए। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट और लोगों ने मछलियां पकड़ना भी शुरू किया। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती करना और जानवरों को पालने की शुरुआत। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. ये वह समय था जब ऐसे पौधे जो अनाज बियर करते हैं, जिनमें अनाज लगते हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, धान, ये अपने आप उग गए। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. अब लोग इन अनाजों को कलेक्ट करने लगे और फूड की तरह इस्तेमाल करने लगे और उसके बाद उन्हें पता चला कि वे कहाँ ग्रो करते हैं, कब पकते हैं। This may have led them to think about growing plants on their own. और ऐसा जानने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि इन प्लांट्स को खुद क्यों न उगाया जाए। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और ऐसा करके लोग किसान बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब ऐसा था कि लोग जानवरों को अट्रैक्ट करते थे, आकर्षित करते थे उनके लिए खाना छोड़ के, और बाद में उन्हें पकड़ के पालतू बना लेते थे। टेम करना मतलब वश में कर लेना या पालतू बनाना। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सबसे पहले एनिमल, सबसे पहले जानवर जो पालतू बनाए गए वे कुत्ते के एंसेस्टर थे, कुत्ते के पुराने ब्रीड थे। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. और कुत्ते के बाद लोगों ने ऐसे एनिमल्स को पकड़ना शुरू किया जो थोड़े शांत थे और लोग जहाँ रहते थे वहाँ अक्सर आ जाया करते थे। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. ऐसे जानवर हैं भेड़, बकरी, गाय भैंस या सुअर जो कि झुंड में रहते हैं और घास खाते हैं। Often people protected these animals from attack by other wild animals. This is how they become herders. और अक्सर लोग ऐसे जानवरों को बचाया करते थे दूसरे जंगली जानवरों से, और ऐसा करने के बाद वे हर्डर्स बन गए, चरवाहे बन गए। Can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? क्या आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया गया? डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू बनाने का काम। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स
एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर tended by people became different from wild plants and animals। तो वैसे जानवर जो लोगों के द्वारा पकड़े गए थे, जिन जानवरों को लोग चला रहे थे, ये हर्डर्स, वे जानवर जंगली जानवरों से डिफरेंट होने लगे धीरे धीरे। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ऐसा इसलिए है कि लोग इन जानवरों और ऐसे पौधों को सेलेक्ट करते थे, चुनते थे, जिन्हें उन्हें पालना होता था। फॉर एग्जाम्पल, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। वे ऐसे पौधों और जानवरों को चुनते थे जिनसे बीमारी नहीं फैलती हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव इनफ स्टॉक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन। उन्होंने ऐसे पौधे चुने जिनमें अनाज बड़े बड़े होते हों, जिनकी डंठल मजबूत होती हो और जो पके हुए ग्रेन्स को होल्ड करके रख सकें, बियर कर सकें उसके बाहर को। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड शोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। ऐसे पौधे जो चुने हुए थे उनके बीजों को बचाकर रखा जाता था ताकि उसी तरह के दूसरे प्लांट्स उगाए जा सकें। Amongst animals, those that are relatively gentler are selected for breeding। ऐसे जानवर जो शांत थे उन्हें रिप्रोड्यूस कराने के लिए, ब्रीड कराने के लिए चुना गया। एज अ रिजल्ट, ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इसके कारण, ये चुन चुन कर ब्रीड कराने की जो प्रक्रिया थी, इसके कारण जो पालतू जानवर थे वे जंगली जानवरों से अलग होने लगे धीरे धीरे। For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals। तो जो पालतू जानवर थे उनके दांत और सिंग जंगली जानवरों के मुकाबले छोटे होते थे। जंगली जानवरों के बड़े बड़े सिंग और दांत होते थे। Look at the two sets of teeth. Which do you think belong to a wild pig and which to a domesticated one? यहाँ दो तरह के दांत दिखाए गए हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है। तो इसमें से चुनना है कि कौन जंगली सुअर का है और कौन पालतू सुअर का है। तो छोटा वाला पालतू का होगा, बड़ा वाला जंगली सुअर का होगा। डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पालतू बनाने का काम एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे हो रहा था और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुआ। इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। इसकी शुरुआत 12,000 साल पहले हुई। वर्चुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आज जो भी हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या फिर जिन भी एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, वे डोमेस्टिकेशन के कारण ही कर पाते हैं। हम उन्हें पालतू बनाया गया, उसके बाद हम उन्हें खा पाते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली। सबसे पहले प्लांट्स जिनको उगाना शुरू किया लोगों ने, वे गेहूं और जौ थे। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शिप एंड गोट। और वे सबसे पहले जानवर जिनको पालतू बनाया गया वे भेड़ और बकरी हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक नया तरीका। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप एक बीज बोएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ समय लगता है उसे ग्रो करने में, उसे बड़ा होने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। और ये समय कभी कभी कुछ दिन होता है, कुछ सप्ताह होते हैं, कुछ महीने और कभी कभी कुछ साल भी हो सकते हैं। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for long time looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds। अब जब लोगों ने पौधे उगाने शुरू किए, इसका मतलब ये था कि उन्हें एक ही जगह पे रुकना होगा और उन पौधों की देखभाल करनी होगी, उन्हें पानी देना होगा, उनमें से खराब प्लांट्स को निकालना होगा और जो जानवर और जो पक्षी उन पौधों को खाने आएंगे उन्हें भगाना भी होगा। टिल द ग्रेन राइपेंड, जब तक ये अनाज पक नहीं जाते। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। और इसके बाद जो फाइनल ग्रेन हमें मिलेगा उसे बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब इन अनाज को खाने के लिए भी और बीज के रूप में भी बचा के रखना है, तो लोगों ने अब इन ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के, जमा करके रखने के तरीके ढूंढने शुरू किए। इन मेनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वोव बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो बहुत सारे जगहों पे लोगों ने मिट्टी के घड़े बनाए, टोकरियां बनाई, जमीन में गड्ढे खोदे, ये इसलिए क्योंकि वे अनाज को स्टोर करके रख सकें। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। क्या आप सोचते हैं कि जो हंटर गैदरर्स हैं उन्होंने भी घड़े बनाए होंगे? और अगर हाँ तो अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए।
स्टोरिंग एनिमल्स, ग्रेन्स को तो स्टोर करके रख लेते थे, लेकिन एनिमल्स को किस तरह स्टोर करेंगे। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट whenever required। तो जानवरों को भी स्टोर किया जा सकता है क्योंकि वे ऑटोमेटिकली नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, वे ब्रीड करते हैं, प्रजनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर उनकी देखभाल की जाए, थोड़ी उन्हें खाना दिया जाए, तो वे दूध देते हैं और मीट भी देते हैं जब जरूरत हो तो। और ये दूध और मीट फूड का इंपॉर्टेंट सोर्स है। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड। दूसरे शब्दों में कहें तो जानवरों को खाना स्टोर करके रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें खाना खिलाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उन्हें एज अ फूड इस्तेमाल किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम फूड देयर आर अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। खाने के अलावे जानवर से और भी चीजें हैं जो मिलती हैं। What are animals used for today? आज जानवरों का इस्तेमाल किन चीजों के लिए होता है? Finding out about the first farmers and herders. सबसे पहले किसान और चरवाहों के बारे में। Turn to map 2, page 13. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidences of early farmers and herders. तो ऊपर पेज 13 में ये जो ब्लू स्क्वायर्स हम देख रहे हैं, यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट्स को सबसे पहले किसान, सबसे पहले फार्मर्स और सबसे पहले चरवाहे, इनके प्रमाण मिले हैं, इनके सबूत मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। These are found all over the subcontinent। और ये जो ब्लू स्क्वायर्स हैं पूरे सबकॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। Some of the most important ones are in north west, in present day कश्मीर and in east and south India। और ये ब्लू स्क्वायर्स नॉर्थ वेस्ट में हैं जो कि कश्मीर में पड़ता है, और ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में मिलते हैं। आप देखेंगे यहाँ कुछ ब्लू स्क्वायर्स हैं, ये नॉर्थ है तो इस इलाके में ईस्ट होगा, तो कुछ ब्लू स्क्वायर्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, कुछ साउथ इंडिया में ब्लू स्क्वायर्स दिख रहे हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट्स स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। तो ये पता करने के लिए कि ये फार्मर और हर्डर्स का ठिकाना था, साइंटिस्ट जो हैं वैज्ञानिक यहाँ मिले हड्डियों की स्टडी करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स। और सबसे एक्साइटिंग चीज जो मिली है यहाँ पे वे जले हुए अनाज मिले हैं। दीज मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। इन अनाजों को या तो जानबूझ के जलाया गया था या फिर वे गलती से जल गए थे। साइंटिस्ट्स कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। साइंटिस्ट्स इन अनाजों को पहचान सकते हैं और इस तरह से हम जानते हैं कि इस सबकॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह के अनाज उगाए जा रहे थे उस जमाने में भी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। साइंटिस्ट्स अलग अलग हड्डियों को भी पहचान सकते हैं कि ये किन जानवर की हड्डियां हैं। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, एक व्यवस्थित जीवन की तरफ। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ जगहों पे झोपड़ियां और घर मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुरजाहोम in present day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them। तो ये जगह अभी कश्मीर में है जहाँ पे जमीन के अंदर लोगों ने घर बनाए थे और सीढ़ियाँ उसके अंदर जाती थी। These may have provided shelter in cold weather। ठंडी के सीजन में, ठंडी के मौसम में ऐसे घर उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किए होंगे, इसमें वे सुरक्षित रहे होंगे। Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors। हर्थ कहते हैं चूल्हे को, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को चूल्हे भी मिले हैं घर के अंदर और बाहर दोनों। इससे ये पता चलता है कि मौसम के हिसाब से लोग घर के अंदर या घर के बाहर खाना बनाते थे। ड्रॉ अ पिट हाउस, एक पिट हाउस की फोटो बनाइए, जमीन के अंदर खोद के बनाई गई घर। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। पत्थर के औजार अलग अलग जगह से मिलते हैं, बहुत सारी जगहों से मिले हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पेलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। और ये जो पत्थर के औजार हैं वो पेलियोलिथिक पीरियड वाले औजार से अलग हैं और इसीलिए इन्हें नियोलिथिक पीरियड का औजार कहा जाता है, टूल कहा जाता है। दीज इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश्ड to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce। इन हथियारों के जो किनारे हैं वो काफी तेज हैं, शार्प हैं और यहाँ से ओखली भी मिलती है जिसमें अनाजों को पीसा जाता होगा। Mortars and pestles are used for grinding grain even today several thousand years later। आज हजारों सालों बाद भी mortars and pestles ओखली का इस्तेमाल होता है अनाज को पीसने के लिए। At the same time, tools of Paleolithic types continued to be made and used।
पुराने हथियार भी बनाए और इस्तेमाल किए जा रहे थे इस समय भी। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स, और कुछ औजार हड्डियों से भी बने थे। मेनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बिन फाउंड, बहुत तरह के मिट्टी से बने घड़े भी मिलते हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कभी कभी ये सजाए भी होते थे। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और इनका इस्तेमाल सामान को स्टोर करके रखने के लिए होता था। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, wheat and lentils that now became an important part of the diet। लोगों ने इन घड़ों का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया, खासतौर पे चावल को पकाने के लिए, गेहूं और लेंटिल कहते हैं मसूर की दाल को। तो इन चीजों को पकाने के लिए पॉट का इस्तेमाल, घड़ों का इस्तेमाल किया लोगों ने, जो कि अब उनके खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, उनके डाइट का पार्ट बन गया था। बिसाइड्स दे बिगैन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। लोगों ने कपड़े बुनने भी शुरू किए अलग अलग तरह के मटेरियल से, जैसे कि कॉटन के कपड़े जो कि अब कॉटन उगाए जा सकते थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या सारी चीजें एक साथ बदल गईं सभी जगह पे? तो ऐसा नहीं है, नॉट क्वाइट। इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यूड टू हंट एंड गैदर फूड, एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। ऐसे बहुत सारे एरियाज अब भी थे जहां अभी भी लोग शिकार कर रहे थे और खाने इकट्ठा कर रहे थे। वहीं कुछ इलाके ऐसे थे जहां लोग किसान बन गए थे और जानवरों को पाल रहे थे, चरवाहे बन गए थे धीरे धीरे ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, और इस काम में बहुत हजार साल लगे। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। इसके अलावे कुछ जगह ऐसे भी थे जहां लोग सीजन के हिसाब से ऐसे काम करते थे कि कुछ मौसम में खेती कर ली, कभी शिकार कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में अलग अलग काम करते थे। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ एक जगह का नाम है, तो यहाँ जीना और मरना कैसा लगता है ये देखेंगे। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2 पेज 13। तो मेहरगढ़ हमें अपने मैप में मिल जाएगा। तो यहाँ है कुछ मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउट्स इनटू ईरान। ये मेहरगढ़ एक उपजाऊ जमीन थी और ये बोलान पास के नजदीक थी, जो कि ईरान जाने के रास्ते में पड़ता है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट एंड रियर शिप एंड गोट फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। ये उन सबसे पहले जगहों में से है जहां पे लोगों ने जौ और गेहूं उगाने शुरू किए थे और भेड़ और बकरी पालना शुरू किया था। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये उन सबसे पहले गांवों में से है जिनके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इस जगह पे बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड। जंगली जानवरों की हड्डियां जैसे कि हिरन और सुअर की हड्डियां और भेड़ और बकरी की हड्डियां भी मिली हैं। अदर फाइंड्स ऑफ मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। मेहरगढ़ से और भी जो चीजें मिली हैं वे स्क्वायर की तरह का या फिर रेक्टेंगल की तरह के घर हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। इन घरों में 4 या इससे ज्यादा हिस्से कंपार्टमेंट्स बटे हुए थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। और इनमें से कुछ कंपार्टमेंट्स का इस्तेमाल चीजों को स्टोर करके बचा के रखने के लिए होता होगा। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them। जब लोग मरते थे तो लोग उन्हें आदर करते थे, रेस्पेक्ट देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। लोग उनकी देखभाल करते थे इस आशा में कि मरने के बाद भी एक जीवन होता होगा। ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट। लोगों को दफनाना ऐसी ही एक व्यवस्था है। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। बहुत सारे दफनाने वाले जगह मिले हैं मेहरगढ़ से। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विथ गोट्स विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो एक जगह पे एक आदमी को दफनाने के साथ साथ बकरियां भी दी गई थी उनके कब्र में। ये इसलिए कि शायद दूसरी दुनिया में उनके लिए ये खाने की तरह काम करेंगी। तो इसी के साथ ये खत्म होता है आपका चैप्टर 2। नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं और एल्सवेयर में कुछ और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि केव पेंटिंग इन फ्रांस। ये यहाँ कुछ पेंटिंग दिखाई गई है जो कि फ्रांस में मिली है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।